Hello guys, this is Akshat. Welcome to the Cloud Computing Lecture Series. So today's topic is data center design and interconnection network. Okay. So data center डिज़ाइन से पहले अपन को ये समझना होगा कि आखिर डेटा सेंटर होता क्या है, ठीक है। तभी तो अपन उसकी डिज़ाइन और वर्किंग समझेंगे। तो डेटा सेंटर क्या होता है वो अपन देखते हैं। डेटा सेंटर इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर टिपिकली यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टोरेज प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ओके। तो बेसिकली डेटा सेंटर जो होता है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है, ठीक है। या अपनी गूगल हो गई, अमेज़ोन हो गई, तो ये सब ओन करते हैं इसको। और बेसिक काम जो होता है इसका वो होता है स्टोरेज का। उसके बाद आती है प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा तो होता ही है, ठीक है। तो मेन जो वर्क होता है वो होता है इसका स्टोरेज का। ओके। सो अपन ये पॉइंट टू पॉइंट अपन इसको डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट आता है वो होता है कि डेटा सेंटर होता क्या है, कि भाई ये क्या चीज़ है। भाई डेटा सेंटर एक वेयर हाउस टाइप होता है, ठीक है। एक वेयर हाउस ही होता है और ये बहुत बड़ा होता है, काफ़ी मतलब आप समझ लो एक खेत जितना, इतना बड़ा होता है ये, ठीक है। इतना बड़ा डेटा सेंटर होता है। अब ये कहाँ पर होता है? अब ये ऐसी जगह होता है जहाँ पे आपका नेचुरल कैलामिटीज़ या फिर कुछ भूकंप आने का कोई खतरा ना हो, ऐसी जगह पे होता है, ठीक है। जहाँ पे इजीली हैंडल हो जाए सिचुएशन। जैसे अभी क्या बोलते हैं, अभी साइक्लोन आया था तो काफ़ी कुछ वो बर्बाद हो गया। तो ऐसी जगह पर नहीं होता ये, समुद्र के किनारे यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत सारा डेटा स्टोर होता है कंपनीज़ का। तो ये ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे कोई दिक्कत ना है। अब ये डेटा सेंटर होता है। अब इसमें होता क्या है, आप इसमें बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। अब आपको कोई वेबसाइट बिल्ड करनी होती है तो अब आप उसको खुद तो होस्ट नहीं करोगे। आप खुद होस्ट करने लग गए तो हो सकता है कि आपका लैपटॉप जो है कभी ना कभी बंद हो जाए, ख़राब हो जाए, या हो सकता है कि ख़राब भी ना हो तो आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, आप अपनी होस्टिंग सर्वर से लोगे, रिमोट सर्वर से, ताकि जो है वो 24 आवर्स आपको सर्विस प्रोवाइड करें। और आपको रात को 2 बजे भी अगर आपके क्लाइंट आपकी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं तो वो आपके डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से आप क्या होता है, आप सर्वर हायर करते हो। अब वो आपकी वेबसाइट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी ज़्यादा बड़ी वेबसाइट है तो आप ज़्यादा सर्वर लेते हो, ठीक है। तो वो उस पर डिपेंड करता है, वो अलग चीज़ होगी। अब डेटा सेंटर में बेसिकली होते क्या हैं, डेटा सेंटर में सर्वर्स ही होते हैं। अब जो सर्वर्स होते हैं डेटा सेंटर में वो एक रैक की फॉर्म में होते हैं। अब रैक में क्या होता है, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं और बहुत सारे सर्वर्स में बहुत सारी कंपनियों का बहुत सारा डेटा होता है। अब ये जितने भी रैक होते हैं ये, तो ये मतलब इतने रैक होते हैं, मतलब हज़ारों लाखों की काउंटिंग में रैक्स होते हैं इसमें डेटा सेंटर में। अब इनमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है। नॉट इवन इन टीबी, इट इज़ इन पेटाबाइट। पेटाबाइट में डेटा स्टोर होते हैं इसमें, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डेटा होता है कि आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इससे मिलके बनता है एक डेटा सेंटर, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना डेटा सेंटर आखिर होता क्या है। इस और अब अपन पढ़ते हैं डेटा सेंटर डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। तो जो डेटा सेंटर है, ठीक है। अब ये डेटा सेंटर मतलब आप देख लो कि इतना बड़ा होता है कि हर कोई मतलब यहाँ पे जा भी नहीं सकता है, ठीक है। मतलब कोई अनऑथराइज पर्सन तो यहाँ पे जा भी नहीं सकता है। अगर आपको डेटा सेंटर को विजिट करना होता है तो आप काफ़ी दूर से विजिट करोगे। इतना दूर से मतलब कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि डेटा सेंटर है भी या नहीं, इतना दूर रखते हैं, ठीक है। सिर्फ ऑथराइज पर्सन जो होते हैं वो इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी जो होता है मतलब इतना कंपनियों का डेटा इसमें होता है कि कोई ऐसे इसमें जा नहीं सकता है। डिज़ाइन की बात करते हैं तो ये जो है काफ़ी अच्छे आर्किटेक्चर जो होते हैं वो इनको डिज़ाइन करते हैं। और ये ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे नेचुरल क्लाइमेट का खतरा ना हो। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत जाती है, ठीक है। पावर सप्लाई इसमें कंटिन्यूस होनी चाहिए, इसके लिए हाई एंड जनरेटर्स लगते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें होती है इसमें, ठीक है। तो हाउ डेटा सेंटर वर्क्स, डेटा सेंटर आखिर काम कैसे करता है। अब मान लो इसमें काम करने का ये तरीका होता है कि जैसे जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जिनसे आप सर्विस लेते हो, ठीक है। तो वो सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सर्वर्स लेते हैं डेटा सेंटर से। अब आप जो है क्या बोलते हैं, वो डेटा सेंटर से सर्वर लेंगे सर्विस प्रोवाइडर। अब आप सर्विस प्रोवाइडर से बोलो कि हमें इतना सर्विस चाहिए, आप हमें इतना दे दो, 4 GB डेटा हमारी वेबसाइट के लिए दे दो। तो वो उन्होंने डेटा सेंटर हायर कर रखे हैं। अब सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंड करता है कि वो कितना लेता है, ठीक है, सर्वर। अगर मान लो उसकी कंपनी बड़ी है तो वो हो सकता है कि आधा डेटा सेंटर ही पूरा ले ले, या हो सकता है कि एक रैक ले ले, या हो सकता है कि एक रैक में से कुछ सर्वर्स ले ले। तो वो उस पर डिपेंड करता है सर्विस प्रोवाइडर पे। जैसे गूगल के सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनका तो खुद का ही डेटा सेंटर होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। सिक्योरिटी का भी इसमें सबसे बड़ा रोल होता है कि इतना सारा डेटा है, अब वो मैनेज करना, तो वो तो काफ़ी बड़ी बात हो गई।
मतलब सिक्योरिटी में तो ही मैंने आपको बताया था, जो अनऑथराइज पर्सन होते हैं, मतलब जिनका कोई लेना देना नहीं होता, उनको तो जाने दिया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा सिक्योर होता है, यहाँ पे बहुत तगड़ी सिक्योरिटी होती है, मतलब मिलिट्री से भी तगड़ी सिक्योरिटी है डेटा सेंटर में होती है, क्योंकि डेटा अगर एक बार चला गया ना किसी कंपनी का, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वैसे इसमें कॉपीज़ भी होती है, बट सिक्योरिटी तो काफ़ी रखनी पड़ती है इसमें। और डेटा सेंटर में ये होता है कि जैसे मान लो, जैसे अपने इंडिया में अगर डेटा सेंटर की बात करें तो मुंबई में अमेज़ोन का डेटा सेंटर है अपना, AWS। तो आप अमेज़ोन की सर्विस आप ले सकते हो इजीली। अगर आपको इंडिया में अगर लेना है तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप अमेज़ोन की क्लाउड सर्विस लो, क्योंकि डेटा सेंटर मुंबई की होने की वजह से जो आपको जो सर्विस मिलती है वो काफ़ी एफिशिएंट, काफ़ी फास्ट मिलती है, ज़्यादा देन अगर आप किसी दूसरे सर्वर का यूज़ कर रहे हैं। दूसरे सर्वर अपने शायद सिंगापुर में है पास में, तो वो भी दूर पड़ जाता है। तो मुंबई का अगर आप अमेज़ोन लेते हो तो काफ़ी आपको चीप भी पड़ेगा और काफ़ी एफिशिएंट भी होगा वो, और आपकी जो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की स्पीड होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। अब इसमें ये होता है कि जैसे मान लो कोई मुंबई का यूज़र है, अगर वो उस फाइल आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है, और एक एक दिल्ली का बंदा अगर आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है, या मान लो कोई जयपुर का बंदा या कश्मीर का बंदा आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है, तो जो कश्मीर वाला बंदा होगा उसको डिले रहेगा थोड़ा सा बजाय मुंबई वाले से, क्योंकि डिस्टेंस का फर्क पड़ जाता है, ठीक है, तो लेटेंसी आ जाती है उसके अंदर। तो अगर आप दूसरा सर्विस प्रोवाइडर का सर्विस यूज़ करना चाहते हो तो बस इतना देखना कि आपके नियर बाय कौन सा है। अब आपके अमेज़ोन तो काफ़ी नियर बाय है, वो तो मुंबई में ही है। अब उसके अलावा जो है, जो आप यूज़ करना चाह रहे हो, तो वो कहाँ पर है, अगर वो पास में है तो वो काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आप ये चीज़ ज़रूर देखें। अब डेटा सेंटर इतना सारा, जैसे आप अपना CPU यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अब आपका लैपटॉप यूज़ कर रहे हो। अब आपका लैपटॉप आप देखते होंगे कि आपने 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चलाया तो उसमें हीटिंग का इश्यू आ जाता है, ठीक है। अब अब एक लैपटॉप का इतना हीट हो गया तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर इतने सारे सर्वर लगे हैं, इतने सारे रैक लगी हैं, वो जाहिर सी बात है हीट तो होगी सही। अब इतनी सारी हीट को मैनेज कैसे करें। अब उसके लिए वहाँ पे कूलिंग सिस्टम लगते हैं, बहुत तगड़े वाले AC लगते हैं वहाँ पे। अब उससे क्या होता है कि जितनी भी जो रैक की गर्मी होती है वो उसमें चल जाती है अंदर, और फिर वो अंदर से ठंडी हवा पूरे रैक को और फ्लोर के नीचे हर जगह सप्लाई होती है, ठीक है। उससे क्या होता है, इसकी कूलिंग मेंटेन रहती है, मतलब ये ज़्यादा गर्म होता भी है तो वो इजीली उसको कूल डाउन कर देता है। और ये इतनी तगड़ी कूलिंग सिस्टम होती है कि मतलब वर्ल्ड की 2% जो बिजली है वो सिर्फ डेटा सेंटर को कूल करने में लग जाती है, और इसकी पावर सप्लाई में लग जाती है। तो ऐसा होता है इसमें। और एक सजेशन और है मेरा। अच्छा, उससे पहले अपन ये देख रहे थे, कंटिन्यूस पावर सप्लाई भी इसमें ज़रूरी होती है। अगर थोड़े टाइम के लिए पावर कट होती है तो काफ़ी ज़्यादा डेटा लॉस हो सकता है किसी का। तो इसमें हाई एंड जनरेटर्स भी लगे होते हैं जिससे कंटिन्यूस पावर सप्लाई इसको मिलती रहती है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे, कि अगर आप मान लो कोई भी होस्टिंग लेते हो, ठीक है, डेटा सेंटर का मेन काम जो होता है वो होस्टिंग का होता है। वो बात अलग है कि इसमें आप गेम भी खेल सकते हो, जैसे आप कोई क्लाउड गेमिंग खेल सकते हो। आपको आपका CPU जो है इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है हाई एंड गेम्स, तो आप क्लाउड में जाके गेम खेल सकते हो, वो अलग चीज़ होती है। बट इसका जो मेन काम होता है वो होता है होस्टिंग का। अब होस्टिंग में ये आता है कि आप कैसी होस्टिंग ले रहे हो। देखिए, दो तरह की होस्टिंग होती है। जैसे आपका जो लैपटॉप होता है उसमें आपने देखा होगा कि कोई कोई SSD होते हैं या कोई कोई HDD होते हैं। अब उसमें क्या होता है, जो SSD वाले होते हैं वो थोड़े फास्ट होते हैं लैपटॉप, ठीक है। तो आप ट्राई करना कि आपको जो होस्टिंग मिल रही है वो SSD की लो, क्योंकि SSD की होस्टिंग जो है फास्ट होती है, ठीक है। तो ये एक मेरा सजेशन है। सो आई होप आपको डेटा सेंटर क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है, इसकी डिज़ाइनिंग क्या होती है, ये कैसे काम करता है, इसकी सिक्योरिटी कूलिंग सिस्टम क्या होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डेटा सेंटर डिज़ाइन। अब अपन डिस्कस करेंगे इंटरकनेक्शन नेटवर्क। सो अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे इंटरकनेक्शन नेटवर्क, ओके। सो इंटरकनेक्शन नेटवर्क में जो मेन टेक्नोलॉजी वर्क करती है वो होती है DCI। DCI क्या होती है, डेटा सेंटर इंटरकनेक्ट, ओके। डेटा सेंटर इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजी कनेक्ट्स टू और मोर डेटा सेंटर टुगेदर ओवर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग हाई स्पीड कनेक्टिविटी। तो डेटा सेंटर इंटरकनेक्ट जो होता है वो दो या दो से अधिक डेटा सेंटर को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब मान लो कोई एक कंपनी है, उसके बहुत सारे डेटा सेंटर हैं, ठीक है, ऑल ओवर द ग्लोब। तो क्या होगा कि एक अमेरिका में, एक सिंगापुर में, एक इंडिया में, एक जापान में, एक ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, एक ईरान में, एक इजिप्ट में, तो वो सबको आपस में कनेक्ट रखता है। इससे क्या होता है कि आप एक डेटा सेंटर में तो सब कुछ स्टोर कर नहीं सकते आप, ठीक है, कर सकते हो बट उसमें डेटा लॉस का रिस्क रहता है। अगर मान लो कोई क्लाइमेटिक चेंज आ गया, मान लो कुछ अर्थक्वेक आ गया, ठीक है,
तो आपका डेटा लॉस हो सकता है, बाढ़ आ गई तो उससे क्या होता है कि काफ़ी नुकसान हो सकता है, पूरी कंपनी का सारा डेटा भी जा सकता है। तो उससे क्या होता है कि उसमें कॉपीज़ रखते हैं, ठीक है, अलग अलग डेटा सेंटर में, ताकि आपका डेटा लॉस ना हो। और ऊपर से हर जगह होने से ये होता है कि अगर एक डेटा सेंटर का नुकसान पहुंचता है तो बाकी सब तो सलामत रहें। तो ये इसका मेन पर्पस होता है। अब डेटा सेंटर इंटरकनेक्ट में क्या होता है कि जैसे मान लो आपने एक वेबसाइट बिल्ड करी है, ठीक है। अब आपने जैसे अमेज़ॉन की सर्विस ली, आपने AWS की सर्विस ली, जब मुंबई में है अपने इंडिया में, तो अब आपने वहाँ पे उसकी क्लाउड सर्विस लेके अपनी वेबसाइट होस्ट करी और अपना डेटा वेबसाइट पे डाला। अब आपने वेबसाइट डाल तो दिया, अब जो इंडिया का बंदा होगा वो तो उस वेबसाइट पे इजीली विजिट करके वो उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बट सपोज़ कोई अमेरिका का बंदा है, ठीक है, अब वो उस आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है, तो उसका थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का डिले होगा, या हो सकता है कि मिनट्स का भी डिले हो जाए, क्या पता। तो वो डिले कम करने के लिए अपन DCI टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि आपको जो डेटा मुंबई के आपके क्लाउड में, मतलब डेटा सेंटर में आपका स्टोर है, ठीक है, अमेज़ोन का, अब वो अपना जो एक कॉपी भेजेगा अमेरिका के डेटा सेंटर में, जो कि अमेज़ोन का वहाँ पे है, हर जगह वहाँ पे, तो क्या कैलिफोर्निया, हर जगह बहुत सारे डेटा सेंटर है वहाँ। तो किसी भी डेटा सेंटर में वो उसको भेज देगा, ठीक है, जहाँ से उसका ईजिली एक्सेस हो जाए यूज़र का। अब उससे क्या होगा कि वहाँ पे डेटा सेंटर जाने से उसको उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम मुझे यहाँ से अपनी वेबसाइट में जाने में लग रहा है, ठीक है। तो एक तो इसमें लेटेंसी कम हो जाती है, ठीक है, DCI टेक्नोलॉजी जो होती है वो लेटेंसी कम कर देती है, मतलब जो टाइम जो आपको लगता है वो सारा ख़त्म कर देती है। इसके अपन बेनिफिट्स देख लेते हैं। कनेक्ट कंटेंट फास्टर, वही चीज़ मैंने आपको बताई। आप अपना जो कंटेंट है वेबसाइट का वो इजीली आप उसको जल्दी कनेक्ट कर सकते हो अक्रॉस मेट्रो मीन्स जो डेटा सेंटर पास में है, और लॉन्ग होल मतलब जो दूर है, ठीक है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई कितना दूर है, कितना अर्थ के अंदर अगर आप कहीं पर भी बैठे हो आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना जो उस वेबसाइट को चला रहे हैं उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। वो बात अलग है कि अगर आपके डेटा सेंटर आपके कंट्री में हो ही ना तो वो अलग चीज़ है, अगर आपके है तो उतना ही टाइम लगेगा, बस आपको एक हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होता है, ठीक है इसमें। और तो अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब इसमें दूसरा पॉइंट जो आता है वो होता है रैपिड स्केलेबिलिटी। आपको कितना भी रिसोर्स कभी भी चाहिए होता है आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें कोई इशू नहीं होता, बस आपको इंटरनेट चाहिए होता है अच्छा। और जो ये मतलब कनेक्ट होता है ना इसमें, DCI टेक्नोलॉजी जो कनेक्ट करती है डेटा सेंटर को, वो इतना एफिशिएंट होता है कि ये दूर होके भी पास होते हैं, मतलब इतना फास्ट चलता है इसमें काम। जो इसमें प्रोसेसिंग होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। अगर कोई एक डेटा सेंटर अगर दूसरे डेटा सेंटर को अगर डेटा सेंड कर रहा है तो वो मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब इन TBs और इन, तो उसमें जो डेटा होता है ना वो भी कुछ सेकंडों में सेंड हो जाता है वहाँ पे, इतना हाई स्पीड होता है सारा काम, मतलब काफ़ी फास्ट होता है ये। मतलब अभी जो एग्जिस्टिंग सबसे फास्ट जो स्पीड है ना मतलब टेक्नोलॉजी में, वो डेटा सेंटर में होती है। रैपिड स्केलेबिलिटी मैंने आपको बताया, आप कितना भी रिसोर्स कभी भी चाहिए होता है आप इजीली आप एक्सेस कर सकते हो, बस आपका डेटा सेंटर होना चाहिए मतलब कंट्री में। अगर नहीं भी है तो आसपास से कंट्री में होना चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। और अगर दूर है तो आपका इंटरनेट फास्ट होना चाहिए ताकि आप उसको ईजिली एक्सेस कर पाओ, ठीक है। सिंपल टू ऑपरेट, न्यू DCI सॉल्यूशन आर ईजियर टू यूज़ देन इवन बिफोर, ठीक है। अभी जो DCI सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो काफ़ी बेटर हैं जो पहले यूज़ होते थे, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेंगी तो ये सारे अच्छे होते रहेंगे। तो अभी के जो DCI सॉल्यूशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ईजी प्लानिंग, फास्ट ऑर्डरिंग एंड क्विक डिलीवरी। जैसे आप अमेज़ोन से कुछ ऑर्डर करते हो, स्विगी जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हो, वैसे ही इसमें ही होता है। आप कुछ भी ऑर्डर करोगे तो फटाफट से डिलीवर हो जाएगा। जैसे आप इंडिया में आपने कुछ डेटा डाला है तो फटाफट से वो अमेरिका में कॉपी होगा और आप उसको इजीली वहाँ पे बैठा हुआ बंदा उसको एक्सेस कर पाएगा, और उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही फास्ट डिलीवरी होती है, ठीक है। और इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटर कनेक्शन नेटवर्क्स। थैंक यू।